हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार पढ़ेंगे, जिसका प्रावधान चैप्टर 7 में सेक्शन 101 से लेकर 114 ए तक किया गया है। इसके विषय में ऑलरेडी एक पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया है, कल की ही वीडियो में मैंने बताया है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। उसमें बोर्ड के माध्यम से मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कौन कौन से सेक्शंस आपके इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सभी चीज़ें मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है। तो किस पर होता है? तो अभियोजन पक्ष पर होता है, क्योंकि सेक्शन 101 में यह बताया गया है कि वाद को स्थापित करने का भार या बर्डन जो है वो 101 के अधीन अभियोजन पक्ष पर होता है। ठीक है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के द्वारा ही पहले वाद को स्थापित किया जाएगा, उनके द्वारा ही यह साबित करना होगा कि जो अगला पक्ष है वह उसके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ ने ब की हत्या की है, अ पर हत्या का आरोप है, इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? तो यह भार होगा राज्य पर। ठीक है, क्योंकि राज्य ही, स्टेट ही वो वाद को हैंडल करती है। ठीक है, इसलिए राज्य पर होगा। ये देखिए यूपी एपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस चैप्टर में किया गया है? तो किस में किया गया है? चैप्टर 7 में किया गया है, मैंने आपको बताया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तथ्य को साबित करना है उसे क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबेना, फैक्टम प्रोबेंडम, लैक्स फोरी, लैक्स दोषी। क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबेंडम। मैंने आपको ये बताया था, जो वीडियो में मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि सेक्शन 101 को फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबित तथ्यों जिन पर एक पक्षकार निर्भर करता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टम प्रोबेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडिक कार्रवाइयों में सिद्धि का भार किस पर होता है? तो सिद्धि का भार होता है अभियोजन पक्ष पर। अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का भार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों को नकारात्मक दावा करता है, जो तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है। ए बी दोनों वृत्तों से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, ए बी दोनों। उस व्यक्ति, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होगा भाई जो या तो वो नकारात्मक दावा कर रहा है किसी चीज़ को, या तो सकारात्मक दावा कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें वो कर सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबित करने के भार का अर्थ है किसी तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व। यह परिभाषित किया गया है, किसमें किया गया है? सेक्शन 201, 101, 200, 100। तो किसमें है? 101 में किया गया है साबित करने के भार का अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज भाई कामा के आधिपत्य में एक जमीन का भूखंड सांता क्रूज में था। खुदादाद बिजंदी दावा करते हैं कि उस जमीन के हकदार वे स्वयं हैं, जिससे फिरोज भाई कामा इनकार करते हैं। खुदादाद बिजंदी अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। फिरोज भाई कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में कौन सा प्रावधान सही है? पहला है, खुदादाद बिजंदी को डिक्री प्राप्त करने का हक है क्योंकि उसने कुछ न कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया। ओके। सेकंड, खुदादाद बिजंदी डिक्री प्राप्त करने के हकदार हैं क्योंकि फिरोज कामा ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट, खुदादाद बिजंदी डिक्री प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने स्वामित्व को सिद्ध करने का भार वहन नहीं किया। लास्ट,
खुदादाद वजंदी और फिरोज भाई कामा दोनों ही उस जमीन के हकदार नहीं हैं, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपने दावे को सिद्ध नहीं किया। तो क्या है, ऑप्शन सी आपका सही होगा कि खुदादाद वजंदी डिक्री प्राप्त करने के हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने स्वामित्व को सिद्ध करने का भार वहन नहीं किया है, वो अभी सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, साक्ष्य के माध्यम से वो सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए यहाँ पर वो डिग्री प्राप्त करने के हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार विचारण के दौरान परिवर्तित होता रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित हो सकता है, ए और सी दोनों। तो क्या हो सकता है? कभी परिवर्तित नहीं होता। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 101 में जो बर्डन होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार क्या होता है? कभी कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है, लगातार बदलता है, कोई नहीं। तो क्या होता है? 102 के अधीन जो ओनस अपना होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। साबित करने का भार जो है 102 के अधीन जो बताया गया है, साबित करने का भार वो हमेशा चेंज होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए देखिए, यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एविडेंस की किस धारा के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। तो किसमें बताया गया? सेक्शन 102 में बताया गया है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो ये जो शुरुआत की 101 से सेक्शन होंगे वो कायदे से आप पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पर एक बंधपत्र के आधार पर शोध्य धन के लिए क वाद लाता है। उस बंधपत्र का निष्पादन स्वीकृति है, किंतु यह कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त था। जिस बात का क प्रत्याख्यान करता है, सबूत का भार किस पे है? य पर, क पर, राज्य पर, क या दोनों पर। तो किस पर होगा? यह य पर होगा। क्यों होगा य पर? क्योंकि निष्पादन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निष्पादन विवादक तत्व नहीं, वो तो स्वीकार कर लिया गया है। प्रॉब्लम कपट में है। ठीक है, इसलिए कपट को साबित करना है। ठीक है, तो यह पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित नहीं है? कौन सी है? 101, 102, 105, 108। कौन सी संबंधित नहीं है, सबूत का भार बदलने से संबंधित नहीं है? तो 101 है। ठीक है, क्योंकि वहाँ चेंज नहीं होता है। 102 में होता है चेंज, 105 में भी और 108 में भी, इन सब चीज़ों में होता है, बट 101 में नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति क से की है। ऐसी दशा में किसे साबित करना होगा कि ख ने ग के समक्ष स्वीकार किया? क को साबित करना होगा, ख को साबित करना होगा, ग या क में से कोई साबित कर सकता है जिसे न्यायालय निर्देश है। तो कौन करेगा? क को साबित करना होगा। जो यह कह रहा है, जो न्यायालय से चाहता है, तो उसी को यह चीज़ साबित करना होगा। ठीक है, तो किसको? क को साबित करना होगा। 103 क्या है? विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार है। तो विशिष्ट तथ्य कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा ही साबित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क ने ख के विरुद्ध चोरी का अभियोग लगाया। क ने यह भी कथन किया कि ख ने ग के समक्ष चोरी करना स्वीकार किया था। ख का कथन है कि कथित चोरी के समय वह तीर्थ यात्रा पर गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? ध्यान रखिए, गलत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए, क को सिद्ध करना है कि ख चोरी के दिन तीर्थ यात्रा पर नहीं गया था। बी, क को सिद्ध करना है कि ख से जब्त किया गया माल क का है। सी, क को सिद्ध करना है कि ख ने ग के समक्ष चोरी करना स्वीकार किया था। ऑप्शन डी, क को सिद्ध करना है कि ख ने उसका माल चुराया है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए,
क को सिद्ध करना है कि ख चोरी के दिन तीर्थ यात्रा पर नहीं गया था। यही आपका गलत होगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से गलत है। ध्यान रखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है। क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। एविडेंस की किस धारा में ऐसा प्रावधान है, तो किस में है, 32(1), 103, 104, 105 किस में है, तो यह 104 में है। 104 में क्या कहा गया कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार होता है। अर्थात यदि आप मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मृत्यु साबित करनी होगी उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को निर्दिष्ट करें। गलत कथन पहचानना इसमें। पहला, क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में कहता है कि वह ख ने किया है। दूसरा, ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की। क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। नेक्स्ट, ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है। क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। ठीक है। लास्ट, हत्या का अभियुक्त क अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। सबूत का भार कि क विकृत नहीं था अभियोजन पर है। यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेक्शन 105 में यह कहा गया है कि यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अर्थात कि यदि किसी का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है और वह अपवादों का सहारा लेना चाहता है तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा। अर्थात हमेशा 105 में अभियुक्त पर होता है। अब अपवादों का सहारा अभियुक्त ही लेना चाहेगा तो अभियुक्त पर ही उसका भार होता है कि चले वो साबित करें, अभियोजन पर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पागलपन को सिद्ध करने का भार किस पर होगा? अभियोजन, अभियुक्त, माता पिता, अभियुक्त की देखभाल करने वाले डॉक्टर पर किस पर होगा? तो अभियुक्त पर होगा। ठीक है, चाहे चित्त विकृति, पागलपन, मत्तता। आप जब आईपीसी पढ़ेंगे तो जनरल एक्सेप्शंस में ये कहा गया है कि भाई जो अपवादों का सहारा लेगा, मतलब जो अपवाद का सहारा ले रहा है कौन लेगा? वो अभियुक्त ही लेता है। ठीक है, तो सबूत का भार अभियुक्त पर ही होगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की धारा 105 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? किस पर लागू होती है? दांडिक विचारण, दीवानीवाद, ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। किस में होगी? दांडिक विचारण में। हमेशा दांडिक। आपसे एक भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 105 जो है ये किससे संबंधित? तो ये दांडिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, क्रिमिनल मैटर से। चलिए तो ऑप्शन ए सही है, दांडिक विचारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एविडेंस की धारा 106 में प्रतिपादित सिद्धांत इसके सिद्धांत पर उपयोजन है। क्या सिद्धांत 106 में बताया गया है? रेस जेस्टे, रेस इप्सा लेक्टर, रेस जुडिकेटा, रेस स्टैंडिटिबस। तो किसमें है? ऑप्शन बी, रेस इप्सा लोकिटर। ये इससे संबंधित है। ठीक है, 106 कहता क्या है कि विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार बताता है। इसमें हमने आपको एक केस भी बताई थी कि स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी 106 से संबंधित है और रेस इप्सा लोकिटर से संबंधित केस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर है? अभियोजन, अभियुक्त, परिवादी, अभियोजन साक्षी। तो किस पर होगा? स्वयं अभियुक्त पर होगा जिसके पास टिकट है, क्योंकि वही जानता है कि उसके पास टिकट है या नहीं है। ठीक है, तो साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का निर्णय एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में से संबंधित है। किसमें है? 101, 102, 107, 108, 112, 113, 118, 119। तो किससे है संबंधित?
107 और 108 से संबंधित है। मैंने आपको बताया था यदि सिंगल में पूछा जाएगा तो 108 बताएंगे, यदि डबल में पूछा जा रहा है तो 107 108 दोनों बताएंगे आप, ठीक है। तो 108 से 107 108 से संबंधित है। 107 किससे संबंधित है? जीवित रहने की अवधारणा, 108 मृत्यु की अवधारणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सुमेलित करना है आपको। सिद्ध करने का भार, ठीक है, सिद्ध करने का भार किस पे है? 101 पर होता है। सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है? तो 102 के अंतर्गत होगा। विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार ये किस पे होगा? 103 पर होगा। ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार किस पे? 106 ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की किस धारा में जीवन की अवधारणा संबंधित है, अर्थात जीवित रहने की अवधारणा? तो 108, 106, 104, 107 किस में है? 107 में है, जीवित रहने की अवधारणा। चलिए, जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ न सुना हो जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह अवधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या अवधारणा होगी? यह अवधारणा है कि अंतिम बार सुने जाने के 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई। यह अवधारणा है कि इन 7 वर्षों के मध्य विशिष्ट अवधि के प्रारंभ में व्यक्ति की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य साबित करना होगा। लास्ट, यह अवधारणा है कि व्यक्ति की मृत्यु न्यायिक घोषणा की तिथि को हुई। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका। जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य सिद्ध करना होगा। ये देखिए यूपी एपीओ में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया है। कितने वर्ष से? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो कितना है? 7 वर्ष से, ठीक है। ये 108 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इस सिद्धांत का वर्णन किया गया कहाँ? 109, 111, 110, 112। किस में किया गया? 110 में। हमने बताया था आपको, ठीक है, कि स्वामित्व के बारे में सबूत का भार 110 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध किससे संबंधित है? बच्चे के मातृत्व से, बच्चे के पितृत्व से, ए और बी दोनों से, उनमें से कोई नहीं। तो किससे है? बच्चे के पितृत्व से संबंधित है, 112, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आता है? तथ्य की अवधारणा, विधि की अवधारणा, काल्पनिक उपधारणा, विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणा। तो कौन सा है? काल्पनिक उपधारणा, ये नहीं आता है। एविडेंस का कौन सा प्रावधान कहता है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजात का निश्चायक सबूत है? किस में है? तो सेक्शन 112 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उचित वक्तव्य चुनें। पहला, विवाह के दौरान जन्मा हुआ बच्चा वैधता का ठोस सबूत है, ठीक है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध माना जा सकता है, ठीक है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध माना जाएगा जब तक कि इसे गलत नहीं ठहराया गया, सही है। विवाह के दौरान जन्मे हुए बच्चे के बारे में कोई अवधारणा नहीं बनाई जाएगी। तो कौन सा है सही होगा? तो सबसे एग्जैक्ट आपका सी सही होगा, क्योंकि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध तब तक माना जाएगा जब तक उसको साक्ष्यों के माध्यम से गलत न ठहरा दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब तक अनुपागम साबित न हो उसकी माता और किसी पुरुष के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मजत्व की उपधारणा क्या होगी? विधि की खंडनीय उपधारणा, तथ्य की उपधारणा, विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा क्या होगी? विधि की अखंडनीय उपधारणा। क्यों? क्योंकि यह कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, निश्चायक सबूत की बात करता है 112।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की धारा 112 में प्रावधान है जीवन की अवधारणा, विवाह की अवधारणा, मृत्यु की अवधारणा, धर्मजत्य की अवधारणा। किसकी है? धर्मजत्य की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विवाह क और ख के बीच हुआ। विवाह के 3 दिन बाद ख ने एक संतान को जन्म दिया। ख यह कहती है कि उसने क की ही पुत्री को जन्म दिया और क इससे इनकार करता है। निश्चायक सबूत की शर्तों में कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? देखते हैं। पहला, पुत्री का जन्म विवाह के कायम रहते हुए हुआ। दूसरा, विवाह का विच्छेद होने पर विच्छेद से 280 दिनों में संतान उत्पन्न हुई और ख ने इस अवधि में दूसरा विवाह न किया हो। सी, विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच की जन्म से संबद्ध समय में संभावना। उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, परस्पर पहुंच वाला। विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच की जन्म से संबद्ध समय में संभावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैधता की अनुमान का खंडन करने के लिए सुसंगत नहीं है? तो पहला, जब बच्चा गर्भस्थ हुआ था उस समय के दौरान मैथुन नहीं हुआ था। दूसरा, माता पिता बहुत समय से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। तीसरा, बच्चे की शक्ल न तो माता से और न ही पिता से मिलती है। और लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? सुसंगत नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? बच्चे की शक्ल न तो माता से और न ही पिता से मिलती है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस में धारा 113A कब जोड़ी गई है? 1982, 1983, 1988, 1980। कब जोड़ी गई? 1983 में जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय एविडेंस की धारा 113A के अधीन यह अवधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया यदि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है। ठीक है। पत्नी पर अत्याचार किया गया था। ठीक है। पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी। और लास्ट, पत्नी को पति ने त्याग दिया था। तो पहला और दूसरा सही होगा कि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्ष के भीतर किया है और दूसरा, पत्नी पर अत्याचार या क्रूरता का बर्ताव किया गया था। ठीक है। तो ये आपका 2 आपके सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए कथन, दोनों कथन हैं। पहला है, एविडेंस की धारा 113A के तहत उपधारणा अभियोजन द्वारा क्रूरता स्थापित करने पर भी आकर्षित नहीं होगी यदि स्त्री का विवाह उसकी आत्महत्या करने के 7 वर्ष से अधिक समय पूर्व हुआ हो। दूसरा कथन है, एविडेंस की धारा 113A के प्रवर्तन पर अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कौन सा, दोनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन असही होगा, ए सही होगा, पहला कथन। ठीक है, दूसरा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान एविडेंस की किस धारा में जोड़ा गया है? तो 113, 113A, 113B, 110 किस में है? 113A में जोड़ा गया है। ठीक है। 113A किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी से है, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी उत्पन्न संतान जो पक्षों के बीच में वैध विवाह के दौरान उत्पन्न हुआ है उसकी धर्मस्थता को प्रभावित नहीं करता तथा वह डॉक्टर जिसने उपेक्षापूर्ण ऑपरेशन किया था पक्षों को क्षति देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो किस में थी? संतरा देवी वर्सेस हरियाणा राज्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका केस है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत एविडेंस में उपधारणा किया जा सकेगा? किस अधिनियम में उपधारणा किया जा सकेगा? दहेज मृत्यु। ठीक है, किस में है? 113A, 114A, 113B, 114B।
किसमें है? 113 बी में प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए ये देखिए यूपी एपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की धारा 113 बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दहेज मृत्यु के लिए अवधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता? मतलब 113 बी के अंतर्गत नहीं आता कौन सा पॉइंट? चलिए उसको देखते हैं। पीड़िता उसके पति या संबंधियों के द्वारा क्रूरता का शिकार थी, वो परेशान की जाती थी। सही है। ऐसी क्रूरता व परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए थी। सही है। पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। ये नहीं है। ऐसी क्रूरता व परेशानी विवाह के 7 वर्ष के अंदर की गई थी। तो आपके ए, बी और डी सही है, मगर सी सही नहीं है। ठीक है, तो सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अभियुक्त जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 बी के अधीन आरोपित किया गया था, को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त किया गया। एविडेंस की धारा 113 बी की उपधारणा स्वतः खंडित हो जाएगी, खंडित नहीं होगी, सुसंगत नहीं है, विसंगत और निरर्थक है। तो क्या होगा? खंडित नहीं होगी। ठीक है, यूपी एपीओ में देखिए क्वेश्चन पूछा गया ये। एक चोरी के तत्काल बाद अ के आधिपत्य में माल पाया जाता है, तब न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह चोर था या चुराए हुए माल का प्रापक था। बी, न्यायालय उपधारित करेगा कि वह चोर था। और सी, न्यायालय को यह उपधारित करना होगा कि वह चुराए गए माल का प्रापक था। ठीक है, और लास्ट, किसी भी तथ्य को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए, न्यायालय उपधारित कर सकेगा, अर्थात मे प्रिज्यूम है। ठीक है, तथ्य की उपधारणा है और न्यायिक विवेक पर है कि न्यायालय उपधारणा करे या न करे। ठीक है, और दूसरे पक्षकार द्वारा सदैव खंडनीय है। तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह चोर था या चुराए हुए माल का प्रापक था। सेक्शन 114 का आपका दृष्टांत ये बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? न्यायालय पक्षकारों से प्रश्न पूछ सकता है, न्यायालय कार्यवाही को रोक सकता है, न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है, न्यायालय अतिरिक्त सबूत मांग सकता है। तो क्या है? न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है, और प्रश्न यह है कि क्या ऐसा उस महिला की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है, और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब क्या यह कहना सही है? ऑप्शन ए, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि उसने सम्मति दी थी। न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। न्यायालय उक्त स्थिति में भी यही अवधारणा करके चलेगा कि अभियुक्त निर्दोष है, जबकि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? ये आपका सेक्शन 114 ए से संबंधित है कि बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा। ठीक है, 114 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलात्कार के मामलों के कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव का अनुमान उठाया गया है। किसमें? अभी हमने आपको बताया 114 ए के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, इसी में एक केस थी तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 114 ए के अंतर्गत उपधारणा कौन सी है? खंडनीय उपधारणा, तथ्य की उपधारणा, विधि और तथ्य की संयुक्त उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा। कौन सी है? खंडनीय उपधारणा है, अर्थात शैल प्रिज्यूम है। आपको पता होगा, चाहे मे हो चाहे शैल हो, सब में खंडनीय उपधारणा है, खंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये खंडनीय उपधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा
एविडेंस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा अंतः स्थापित नहीं की गई थी। तो कौन सी नहीं की गई? 81A, 114A, 73A, 47A। कौन सी नहीं है? 114A नहीं की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, एविडेंस में धारा 114A किस संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? किस संशोधन के द्वारा? दंड विधि अधिनियम 1986, 1984, 1983 उनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? 1983 के माध्यम से संशोधन अंतः स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई साक्ष्य पेश किया जा सकता और पेश नहीं किया गया है तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के जो उसका विचारण किए हुए है उसके क्या होता? अनुकूल होता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अनुकूल होता। चले, निम्न में से किस मामले में अपराध न किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है न कि अभियोजन पर? कौन सी धारा है? एविडेंस की धारा 111 व 113, एविडेंस की धारा 111A, 113A, 113B, 114A। फिर एविडेंस की धारा 111A, 112, 113B। फिर लास्ट है 111A, 112, 113A। तो कौन सी है? ये होगा ऑप्शन बी, 111A, 113A, 113B, 114A। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि किस मामले में अपराध न किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है न कि अभियोजन पर? तो ये सब धाराएं हैं। ऑप्शन बी 111A, 113A, 113B, 114A। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये आपका सबूत के भार के विषय में हम लोगों ने 101 से 114A तक पूरा कवर किया, क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व किया। जितना पढ़ा था हमने उतना कवर कर लिया क्वेश्चन आंसर सॉल्व। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो जो हमने बोर्ड में बताया तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टॉपल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।